गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की यूनिट थी वो खत्म हो चुकी है। तो हम हमारा जो फैमिली लॉ था उसको दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। हमने जो फैमिली लॉ के वॉइड और वॉइडेबल मैरिज तक के जितने भी टॉपिक है उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है डिवोर्स का टॉपिक, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने अपना यूजीसी नेट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो चेक कर लिया, तो प्लीज आप हमें जरूर कमेंट कीजिए कि किन किन बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ है और किन बच्चों ने हमारे यहाँ से क्लासेस ली थी, हमारे चैनल से क्लासेस को फॉलो किया था। प्लीज जरूर हमें कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों का फीडबैक क्या है, कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिवोर्स का टॉपिक। और जिन बच्चों का नहीं क्लियर हुआ है तो आप प्लीज बिल्कुल भी निराश मत होइए, बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी भी 2-2.5 महीने रहते हैं एग्जाम के लिए, और अभी से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे तो दिसंबर वाला जो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का एग्जाम है उसे आप जरूर क्रैक कर लेंगे। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैंने देखा है एग्जाम, बहुत सारे क्वेश्चन, मैं कहूंगी 80 to 85 क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिलेबस में आए हुए हैं, यूजीसी नेट लो के एग्जाम के अंदर थे। वहां 80 to 85 क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे थे जैसे मैंने आपको सिलेबस करवाया है, जैसे मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, जहां से मैंने बताए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आए हैं और बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं था। बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी जो यूजीसी नेट पैटर्न फॉलो कर रहा है ना वो इजी है, लेकिन बट थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपका कंसेप्ट हर तरीके से क्लियर है ना, तभी आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बहुत मतलब 200 प्लस आपका स्कोर हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर रखते हो तो। और ये तब होगा जब आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि हर बच्चा अपना एग्जाम क्लियर कर सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिवोर्स का टॉपिक। तो डिवोर्स के टॉपिक से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको ये टॉपिक भी बहुत ध्यान से समझना, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ। इजी, आसान और सुंदर लैंग्वेज के अंदर हम ये टॉपिक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो देखो, जो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ डिवोर्स की। देखो, डिवोर्स की 3 थ्योरीज है, जिसमें पहली है फॉल्ट थ्योरी, दूसरी है कंसेंट थ्योरी और तीसरी है इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। ये जो थ्योरीज ऑफ डिवोर्स है, बेसिकली ये जो डिवोर्स का कंसेप्ट है, ये उसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस है, क्योंकि हर कंसेप्ट के आने के पीछे एक रीजनिंग होती है। तो आपको ये तो पता ही होगा। तो हिंदू जो हमारा लॉ है, हिंदू जो हमारा समाज है, हमारे वहां पर डिवोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो डिवोर्स को जो उर्दू का शब्द इसके लिए यूज किया जाता है वो है तलाक। क्योंकि अगर आप ढूंढोगे भी ना तो भी हमारे पूरी हिंदी लैंग्वेज के अंदर डिवोर्स का शब्द नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर, रिश्तों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लाइफ टाइम का एक रिश्ता माना जाता है कि अगर आपका रिश्ता जुड़ गया तो आप उसे लाइफ टाइम निभाते हो। तो हमारे यहाँ डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं है। तो जब ये हिंदू लॉ मैरिज एक्ट के अंदर ऐड किया गया था सेक्शन 13 के अंदर कंसेप्ट, तो इसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इस कंसेप्ट के पीछे की रीजनिंग क्या है, ये थ्योरीज इसके बारे में बात करती है। तो 3 थ्योरीज है जैसे मैंने बताया। सबसे पहले हम बात करें थ्योरीज ऑफ डिवोर्स की। पहली है फॉल्ट थ्योरी, दूसरी है कंसेंट थ्योरी, और तीसरी है इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। ठीक है, ये 3 थ्योरीज है। तो क्या है ये थ्योरी, पहले ये समझते हैं, उसके बाद हमारा डिवोर्स का जो कंसेप्ट है उसको शुरू करेंगे।
तो फोल्ड थ्योरी तो ये कहती है कि जब भी मैरिज खत्म होती है, मैरिज के लिए डिवोर्स होता है, उसके लिए एक पार्टी लायबल होती है, किसी एक पार्टी की गलती की वजह से डिवोर्स होता है। फोल्ड थ्योरी ये कहती है। बेसिकली फोल्ड थ्योरी क्या करती है कि एक पार्टी को, हस्बैंड को या वाइफ को, किसी को भी बहुत ऐसे बड़ा राक्षस बना देती है और एक को बिल्कुल एंजल बना देती है कि सारी गलती अगर किसी की है ना शादी के अंदर तो इसी की है, ये राक्षस है और इसी ने सारी गलतियां की है। ये फोल्ड थ्योरी ये कहती है। और दूसरा है भाई भीगी बिल्ली, इसने तो कुछ नहीं किया है। फोल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात है। ठीक है, तो फोल्ड थ्योरी कहती है कि अगर डिवोर्स हो रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो किसी एक पार्टी की गलती की वजह से हो रहा है, और तभी आप एंटाइटल्ड हो कि आप फोल्ड थ्योरी के अंदर डिवोर्स ले सकते हो। तो ये कहता है फोल्ड थ्योरी। ठीक है, दूसरा है कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी कहती है कि जब दोनों हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हैं कि भाई देखो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, इसके पीछे कई रीजन होते हैं कि भाई कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, कल्चर मैच नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह कई रीजन हो सकते हैं। तो कंसेंट से डिवोर्स होता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई तू मैं नहीं, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, वो वाली बात है कंसेंट थ्योरी के अंदर। ठीक है, और कई सारे अलग अलग एक्ट के कई अलग अलग जो पर्सनल लॉ है वो कंसेंट थ्योरी को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो यहाँ सेक्शन 13B है जो वो कंसेंट थ्योरी की बात करता है कि हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि दोनों को 1 साल के लिए सेपरेट रहना होगा, उसके बाद ही आप कंसेंट म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट की। अगर हम बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट में मतलब आप अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग कास्ट के हो, तो अब आप शादी करते हो बिना अपना धर्म चेंज किए हुए, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में उन लोगों की शादी होते हैं। तो इसका सेक्शन 28 है जो म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बात करता है। वो भी यही कहता है कि 1 साल आप अलग अलग रहो तब आप डिवोर्स अप्लाई कर सकते हो म्यूचुअल कंसेंट से। उसके बाद जो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है उसका सेक्शन 32B है, वो भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की बात करता है। वो भी यही कहते हैं कि आप 1 साल अलग अलग रहो और फिर क्या हो सकता है, आपका डिवोर्स हो सकता है। उसके अलावा इंडियन डिवोर्स एक्ट है जो क्रिश्चियंस पर अप्लाई होता है, तो उसका सेक्शन 10A कहता है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हो। बस उसके अंदर कंडीशन ये कि आपको 2 साल के लिए अलग अलग रहना होगा, तब आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो ये अलग अलग पर्सनल लॉ है जहां म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की बात की गई है और कहाँ क्या कंडीशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो थर्ड थ्योरी आती है हमारी वो है रिट्राइवल थ्योरी ऑफ ब्रेक डाउन। ई रिट्राइवल जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैरिज है अब वो रिट्राइव नहीं हो सकती है, मतलब वो खत्म हो चुकी है, अब उसको कोई तरीका ही नहीं है कि उसको वापस से जोड़ा जा सकता है। तो ये मैंने बताया कि कोर्ट भी सबसे पहले क्या करती है कि जब भी कोई डिवोर्स एप्लीकेशन आती है तब पहले जब उनको सुनती है तो ये देखती है कि भाई ये शादी बच सकती है या नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में मैंने बताया शादी को बचाने का पहले वो है कि भाई बच जाए तो ठीक है, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों को लंबे समय तक निभाने की बात है। तो कोर्ट भी पहले यही करते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रहो, ये मतलब टाइम पीरियड देती है कि आप इतने टाइम एक दूसरे के साथ रहो, देखो रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। तो ऐसा करती है कोर्ट ताकि रिश्ते को बचाया जा सके। पहला ऑप्शन डिवोर्स नहीं होता कोर्ट का, दूसरा ऑप्शन होता है जब पता चले कि भाई पार्टी तो एक दूसरे को खाने को आ रही है, अब ये नहीं रह सकती। तो इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी यही कहती है कि जब मैरिज को रिट्राइव नहीं किया जा सकता, कोई तरीका ही नहीं है अब इसे को जोड़ने का, और अगर पार्टी एक दूसरे के साथ रही तो दोनों सफर करेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि दोनों अलग अलग ही रहे, वो बढ़िया है। तो कोर्ट क्या करती है, इसके थ्योरी के अंदर डिवोर्स ग्रांट करती है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन की जो थ्योरी है इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये ग्राउंड का डिवोर्स नहीं है। इसके बारे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। जिससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट केस है जो कि हम बाद में जब हमारा डिवोर्स का कंसेप्ट करेंगे तब लिखेंगे। तो यहाँ पर बस आपको ये जो थ्योरी है ये समझने की जरूरत थी कि क्या ये थ्योरीज और क्या इनका मतलब है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करने से पहले आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि ये आया क्यों है हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्यों है ये लॉ के अंदर, तभी आपको वो कंसेप्ट क्लियर होता है बहुत अच्छे से। तो चलिए कुछ एक एक दो चीजें इनके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो सेक्शन 13 है उसको हम उसके बारे में बात करेंगे।
तो फोल्ड थ्योरी की बात करें तो इट सेज fault of one party entitles the other party to get divorce. ठीक है। दूसरा हम बात करें कंसेंट थ्योरी की, तो कंसेंट थ्योरी कहते हैं दिस थ्योरी सजेस्ट दैट marriage can fail for a variety of reasons. Following are the provisions. अगर आप अलग अलग पर्सनल लॉ के प्रोविजंस यहीं लिख लोगे तो आपके लिए आसानी होगी याद रखना। विच अलाउ पार्टीज टू टेक डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, तो पहला क्या है, तो पहला हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B बात करता है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, आफ्टर 1 year ऑफ सेपरेट लिविंग। दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो मैरिज एक्ट जिसका सेक्शन 28 कहता है म्यूचुअल कंसेंट से आप डिवोर्स ले सकते हो आफ्टर 1 year ऑफ सेपरेट लिविंग। तीसरा है पारसी मैरिज। एंड डाइवोर्स एक्ट इसका सेक्शन 32B म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की बात करता है आफ्टर 1 year ऑफ सेपरेट लिविंग। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है इंडियन डिवोर्स एक्ट जो कि क्रिश्चियंस पर अप्लाई होता है, जिसका सेक्शन 10A इसके बारे में बात करता है। वो कहता है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हो आफ्टर 2 years ऑफ सेपरेट लिविंग। तो देख रहे हो, मतलब ये टाइम पीरियड इसलिए दिया गया है म्यूचुअल कंसेंट से वाले पॉइंट में ताकि आप देख सको कि आप इतने टाइम में एक दूसरे के दूर रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। आपको पता चले सिंगल लाइफ का मजा क्या होता है। वह सिंगल लाइफ भी झेलनी मुश्किल ही है शादी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है हमारी इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। इसके बारे में हम लिखते हैं दिस थ्योरी एज द नेम सजेस्ट as the name suggests
says that divorce must be given where the situation is such that there is no reasonable probability probability of the husband and wife living together again. ठीक है, तो ये है हमारी तीनों थ्योरी जिनके बारे में हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है डिवोर्स के पीछे के कंसेप्ट की रीजनिंग। अब बात करते हैं हम सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो डिवोर्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 13, तो इसको सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं ताकि पता चले कि सेक्शन 13 बात क्या क्या करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है इस कंसेप्ट के अंदर। तो ताकि ग्राफ से एक इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना कि किस किस चीज के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले आएगा सेक्शन 13 क्लोज 1 जिसमें ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स की बात की गई है जो कि फोल्ट थ्योरी पर बेस्ड है। ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, ये आपको याद रखना है, ये ग्राउंड्स किस पर बेस्ड है? फोल्ट थ्योरी पर। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये चीज, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्शन 13(1)(a). 1A बात करता है ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज की। इट्स नॉट इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज, इट्स अ ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 13 क्लोज 2। वाइफ को 4 एक्सक्लूसिव ग्राउंड्स दिए गए हैं, ये हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है, याद रखना। 4 एक्सक्लूसिव ग्राउंड्स है वाइफ को अवेलेबल कि वो इन बेसिस पर हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। ठीक है, तो मतलब ये एक्स्ट्रा समझ लो, वाइफ के पास थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है डिवोर्स लेने की। फैसिलिटी तो क्या है, मतलब एक्स्ट्रा है थोड़ा ये कि 13 क्लोज 1 के तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास है, लेकिन 13 क्लोज 2 जो है वो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। ये 4 ग्राउंड्स कि इनके बेसिस पर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। तो ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड्स हैं, 4 ग्राउंड्स किसके लिए? फॉर वाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 13A। ये बात करता है अल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में, और वो क्या हो सकता है अल्टरनेटिव रिलीफ? दैट इज जुडिशियल सेपरेशन। इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 13A में। जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है इसके बारे में सेक्शन 10 बात करता है, लेकिन ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन सकता है या नहीं ये बात करता है सेक्शन 13A। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 13B जो बात करता है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के बारे में, जो कि कंसेंट थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो आपको मैंने बहुत ही तोड़कर ये सेक्शन बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा जाता है कि कौन से क्लोज में किस चीज की बात की गई है। तो ये जो 5 पॉइंट है आपको ध्यान रखने सेक्शन 13 के अंदर।
तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 13(1)(a) की, जहां बात की गई है ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज की। तो 1964 के अंदर लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था ब्रेकडाउन प्रिंसिपल को, और इसको एक एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया गया था 71st रिपोर्ट के अंदर। तो 1964 में दो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स को एक्सेप्ट किया गया था, जो कि था सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ डिवोर्स एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। क्या है सेक्शन 9 और सेक्शन 10? सेक्शन 9 है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मतलब क्या है? पहले तो ये समझ लो कि जो ये कॉन्जुगल राइट्स हैं ये इंग्लिश लॉ और जैविश लॉ से निकले हैं, ठीक है, दोनों से निकले हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या होता है कि मान लो एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ भाग जाती है, उसको बिना कोई रीजनेबल ग्राउंड दिए मतलब भाग जाती है। उसके बाद क्या, भाई हस्बैंड उदास हो जाता है कि भाई मेरी वाइफ तो मेरे को छोड़ के चली गई है। तो हस्बैंड जाता है कोर्ट में कि भाई मेरी वाइफ तो भाग गई है और कोई ग्राउंड नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, और वो मेरे को छोड़ के भाग गई है, और मेरी वाइफ को मेरे को वापस ला कर दो, ठीक है। तो जो कोर्ट है वो वाइफ के अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री वो करती है, इशू करती है। और ये जरूरी नहीं है कि वाइफ ही भागे, हस्बैंड भी भाग सकता है अपनी वाइफ को छोड़कर बिना कोई रीजनेबल ग्राउंड के। तब वाइफ जाकर वहां पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री इशू करवा सकती है। जैसे ही कोर्ट ये इशू करेगा वाइफ के अगेंस्ट डिक्री, तो कोर्ट वाइफ को डायरेक्शन देगा कि भाई तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ, उसका ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है उससे अलग रहने का। तो तुम्हें अपना क्या बोलते हो, पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा, शादी की है तो निभानी ही पड़ेगी, वो वाली बात है। तो अगर तुम्हारे पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है अलग रहने का, तो तुम्हें अपने पति के साथ रहना पड़ेगा। तो ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री, ठीक है। तो ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स कब बनता है? तो जैसे ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री कोर्ट ने इशू कर दी, ठीक है, उसके बाद 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता, मतलब सेक्स वैक्स नहीं होता है, तो ये जो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन सकता है, ठीक है। तब सेक्शन 9 ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाएगा, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से कि कब ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बनता है। इससे रिलेटेड 3 केस है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। पहला तो केस है टी सरिता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है, जो कि हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और जो आपको पता होना चाहिए। एक केस है सरोजा रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस, जहां पहली बार जो सेक्शन 9 है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठा था और कोर्ट ने इसको कंसिडरेशन में लिया था। फिर टी सरिता वर्सेस टीवी सुबाया का केस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये 3 केस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट तो ये है। उसके बाद आता है जुडिशियल सेपरेशन, जिसके बारे में सेक्शन 10 में बात की गई है। तो जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बनता है। तो जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ मान लो कोर्ट जाते हैं कि भाई हमें तो एक दूसरे के साथ नहीं रहना। तो कोर्ट को लगता है कि भाई हम एक काम करते हैं, तुम कुछ टाइम के लिए अलग अलग रहो, अपनी सिंगल लाइफ का मजा उठाओ, देखो कि तुम एक दूसरे के बिना रह सकते हो कि नहीं रह सकते। तो इसमें क्या, उनकी जो शादी है, डिवोर्स नहीं हुआ है, उनकी जो मैरिटल टाई है, उनकी जो शादी वो बस टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दी है, ठीक है। तो कोर्ट कहती है कि तुम कुछ टाइम के लिए अलग अलग रहो। जैसे ही जो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री इशू होती है, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता है मतलब कोई सेक्स वैक्स नहीं होता है, तब ये जो जुडिशियल सेपरेशन है ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में सेक्शन 13(1)(a) कहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब सेक्शन 9 और सेक्शन 10 डिवोर्स के ग्राउंड बनते हैं और इसका मतलब क्या है। तो चलिए ये लिखते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करें सेक्शन 13(1)(a) के बारे में, which talks about breakdown theory of marriage। ठीक है। सो लॉ कमीशन
recommended breakdown principle to be accepted as the additional ground of divorce by 71st रिपोर्ट। ठीक है, फिर 1964 में एडिड 2 ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स related to section 9 and section 10। ठीक है, तो सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। ठीक है, हैज इट्स जेनेसिस under the English law and Jewish law both। ठीक है, if 1 year lapsed without cohabitation after decree of restitution it will become ground of divorce। ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कितना टाइम पीरियड है, 1 साल का। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड केस लॉज कौन कौन से हैं। तो पहला तो केस है टी सरिता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा केस है सरोजा रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। ये केस है क्या इस केस के अंदर हुआ था? इन दिस केस क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of section 9 of Hindu Marriage Act 1955 came for consideration for the first time। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड केस है टी सरिता वर्सेस टीवी सुभाया। ठीक है, इन दिस केस सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट
1955 has been declared unconstitutional. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 10 की, जो है जुडिशियल सेपरेशन। If 1 year lapse without cohabitation after the decree of separation, then it will become the ground of divorce. ठीक है, because judicial separation does not end marital tie but suspend it. For some time. ठीक है, तो ये था जुडिशियल सेपरेशन। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आज जो हमने थ्योरी ऑफ डिवोर्स और सेक्शन 13 का एक छोटा सा पार्ट हमने किया है वो आपको समझ में आया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कोई भी बुक परचेज करनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को यूजीसी नेट लॉ के नोट्स चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। और अगर आपको फीस का पता करना है कि जो सब नोट्स है इनकी फीस क्या होगी, जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट पे मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम नेक्स्ट इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां हम बात करेंगे डिवोर्स के कंसेप्ट को।